राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती या सर्वेक्षण का कोई आदेश नहीं दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर केवल स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बारे में था, ताकि स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोका जा सके। उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी पर इस मामले में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। Government has taken a considered decision to file a police complaint, to file an FIR against the misinformation being spread by Aam Aadmi Party and particularly their national convener Shri Arvind Kejriwal. सरकार ने बहुत सुविचारित निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में शिक्षकों के संदर्भ में फैलाए जा रहे फेक न्यूज दुष्प्रचार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट, एक FIR जारी करें। हम स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर बहुत टिप्पणी नहीं करते, मगर अब की बार ये फेक न्यूज फैलाने का काम, इस दुष्प्रचार को फैलाने का काम यहां से दूर चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए आपके पास आना पड़ा है। ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट के रूप में किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। इसलिए सरकार ने बहुत सुविचारित, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद यह निर्णय किया है कि हम इसके खिलाफ, हमने कल पुलिस कंप्लेंट दायर की और पुलिस जांच के अनुसार इस पे FIR लॉन्च करेगी। आज मैं सोशल मीडिया पे ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स जो चल रही है, आम आदमी पार्टी इज फ्री टू प्ले देयर पॉलिटिक्स ऑफ शूट एंड स्कूट। उनको खुली छूट है, वो अपनी शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स करे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल भी इस शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएंगे, ये देखकर मुझे कष्ट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी रेलेवेंस दिल्ली में बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं, क्योंकि रोज एक डिस्टॉर्टेड, कुछ अंडरलाइन करके, कुछ छुपाकर सोशल मीडिया पे सर्कुलर दिखा दिया जाता है। मैं आज उस सर्कुलर के 3 महत्वपूर्ण हिस्से आपके सामने पढ़ता हूं। यह सर्कुलर कहता है, इन कंप्लायंस द लर्नेड सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट विभाग chaired a meeting on 12/11 and following 4 instructions for the Director of Education to comply were issued. पहला, direction to security guard, gatekeeper, चौकीदार to prevent the entry of stray dogs. All concerned HOS, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ना तो आपने उसे चलाया, सोशल मीडिया पर कुछ एक कागज डालकर भ्रम फैलाया जाता है और अरविंद केजरीवाल इस शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं जानता हूं अरविंद केजरीवाल जी और उनके तथाकथित बेरोजगार नेता सुन रहे होंगे, तो उनको पढ़ने में असुविधा रही होगी, इसलिए मैं पढ़कर बताता हूं और अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब दे कि इसमें कुत्तों की गिनती के बारे में कहां लिखा गया है। ऑल कंसर्न्ड HOS, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट, ऑफिस इंचार्ज, स्टेडिया इंचार्ज मस्ट पुट इन प्लेस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स इनटू टेरिटोरियल लिमिट्स of their schools, offices, stadiums. All HOS, stadium in charges and office in charges must direct the security guard, gatekeeper, चौकीदार to prevent the entry of stray dogs. कोई गिनती तो नहीं लिखी ना जी इसमें, पत्रकार बंधुओं कोई गिनती तो नहीं बताई। अब दूसरा बिंदु, अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे होंगे आप, कोई गिनती नहीं बताई है। Nomination of nodal officers, all HOS in charges of stadia
and office in charges including RD office etc shall nominate a nodal officer for this purpose। कोई गिनती तो नहीं बताई मैडम, कोई गिनती करने का निर्देश तो अभी तक नहीं जारी हुआ। अरविंद केजरीवाल जी अगर कुछ हो तो भेज दीजिएगा SMS पे। ये 4 सर्कुलर के बिंदु हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि कुत्तों की गिनती के लिए दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया। आई हैव रेड आउट दिस सर्कुलर फॉर अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीतिक रेलेवेंस बचाए रखने के लिए उन्होंने कहा इन 4 बिंदुओं में मुझे बताएं कि कहां पर यह कहा गया है। अब यह नहीं कहा गया, इस प्रकार से अगर वो झूठ फैलाएंगे और साथ में विक्टिम कार्ड को लेकर आएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद की प्रेस वार्ता पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 5 दिसंबर का सर्कुलर किसने जारी किया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 2 सर्कुलर थे, जिसमें एक सर्कुलर 20 नवंबर को जारी हुआ और दूसरा सर्कुलर 5 दिसंबर को जारी हुआ और 5 दिसंबर के सर्कुलर में आवारा कुत्तों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने इस अवसर पर तथाकथित टीचरों की लिस्ट भी दिखाई। उन्होंने पूछा कि अगर यह सर्कुलर सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है तो क्या इसे जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने किसी भी तरह का कोई आदेश स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग नहीं निकाला और यहाँ तक कहा कि इस बारे में जो कोई झूठ इन्फॉर्मेशन फैलाएगा उस पर कार्रवाई हुई, कंप्लेन की बात की गई। इसी तरह से आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस पे कंप्लेन करी और FIR होगी। अब मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी कहा था और पहले भी हमने सर्कुलर की कॉपी पहले भी दी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा मंत्री या अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पीसी कर रही हैं तो वो बताएंगे कि आखिर वो सर्कुलर किसने इशू किया। 2 सर्कुलर हमारे पास है। एक सर्कुलर है 20 नवंबर का, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए हर स्कूल में नोडल पॉइंट अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा एक सर्कुलर है 5/12 का, यानी 5 दिसंबर का, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, schools and stadium regarding matter related to stray dog। मैं आपको इसका चिट्ठी नंबर भी पढ़ देता हूं। यह है 1/1478 DD PA CTB 707 2526 1776, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का है। ये 5 दिसंबर का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में फिर से ये हवाला दिया गया और रिमाइंडर मोस्ट अर्जेंट लिखा गया, जिसमें स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग ये कहा गया कि आप जल्दी से सभी स्कूल्स और स्टेडियम जानकारी दें। अब मैं तीसरा आपको दिखाता हूं। ये है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट ने अपॉइंट किया जिसमें अलग अलग स्कूल्स में ये सारे लिस्ट हैं, टीचर्स के नाम हैं और उसमें मुखर्जी नगर का स्कूल है जिसमें एक TGT टीचर को अपॉइंट किया गया है। न्यू पुलिस लाइन में एक TGT सोशल साइंस के टीचर्स, इसी तरह से टीचर्स का नाम है, कोई TGT है, कोई PGT है, ये अपॉइंट किया गया। अब मेरा सवाल शिक्षा मंत्री से है कि अगर ये आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं था तो फिर ये जो सर्कुलर इशू हुआ 5 दिसंबर को, तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या ये
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्री के बिना डायरेक्शन के, बिना जानकारी के इशू हुआ है? और अगर इशू हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा कि ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर को हमने वापस लिया है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने किसी टीचर को स्ट्रे डॉग की निगरानी में हमने अपॉइंट नहीं किया, नोडल पॉइंट, तो फिर इस सर्कुलर को आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो केवल कहने से काम तो नहीं चलेगा। ये एफआईआर का खेल खेलकर डराने की कोशिश तो ना करो। साइबर पुलिस और नई दिल्ली जिले की पुलिस ने मिलकर संगठित डिजिटल अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सहयोग के तहत एक विशाल साइबर फ्रॉड के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें 20 फर्जी कंपनियों के जरिए देश भर से लगभग 180 करोड़ की ठगी की जा रही थी। डीसीपी देवेश कुमार महिला के नेतृत्व में साइबर पुलिस स्टेशन ने 12 खंबा रोड स्थित संदिग्ध बैंक खाते की जांच शुरू की, जो कुदिरेमुख ट्रेडिंग के नाम की कंपनी पर था। जांच में पता चला कि यह खाता 19 अन्य कंपनियों के साथ मिलकर केवल अवैध धन की शोधन के लिए बनाया गया था और इनका संबंध राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज 176 साइबर शिकायतों से था। पुलिस ने इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड सुशील चावला और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने खातों के संचालन के लिए एक मृत व्यक्ति राजेश खन्ना को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। पूछताछ में आरोपियों ने पश्चिम बंगाल के हैंडलर पवन रुइया के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया है और जब्त किए गए उपकरणों को अब व्यापक जांच के लिए भारत साइबर समन्वय केंद्र I4C भेजा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी नजर भी इस खबर पर बनी हुई है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी के 104थे स्थापना दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करने के उद्देश्य से उदयपुर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने खुद के शिक्षक होने के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्हें शिक्षकों और छात्रों से बात करने का अवसर मिलता है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थापना दिवस केवल अतीत को याद करने का मौका नहीं होता, बल्कि भविष्य की तैयारी करने का भी एक अवसर होता है। उन्होंने कहा कि 2 छात्रों से शुरू हुई इस संस्थान की यात्रा आज एक नए पड़ाव पर पहुंची है। उन्होंने इस अवसर पर संस्था के संस्थापक महाराजा भूपाल सिंह जी को भी नमन किया। और क्या कहा रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के। 104th ईयर फाउंडेशन डे इस शिक्षण संस्था का है। और सच में बताऊं कि मैं यहां आकर संतोष का भी अनुभव कर रहा हूं और हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज मौजूद हूं, इसलिए मुझे संतोष हो रहा है। और हर्ष की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मैं एक शिक्षक हूं और जब कभी मैं किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में जाता हूं तो वहां के बच्चों के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ संवाद करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। साथियों, किसी भी संस्थान का फाउंडेशन डे केवल अतीत को याद करने का यह अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता को यह दोहराने का यह दिन है। और मैं इस संस्थान को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह स्थापना दिवस 1 शताब्दी से अधिक की सफल यात्रा को सिंबलाइज कर रहा है। और इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कि संस्थान की यात्रा मात्र 2 छात्रों और 1 शिक्षक के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स स्कूल के रूप में शुरू हुई थी।
महाराणा भूपाल सिंह जी ने वर्ष 1947 में ही मेवाड़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए थे, ऐसा मुझे बताया गया। हालांकि कुछ कारणवश कई दशकों तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अथक प्रयासों के बाद 2016 में भोपाल नोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी का स्वप्न साकार हो गया। इसलिए जब आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना में समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति तक न तो विचलित होना चाहिए और न तो किसी भी सूरत में टूटना चाहिए। साथियों, विश्वविद्यालय भी इसी परिवर्तन के केंद्र में है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इकोसिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, इन सभी क्षेत्रों में आज विश्वविद्यालय नेशन बिल्डिंग स्पेसेस के रूप में उभर रहे हैं। और आज के विद्यार्थी केवल नॉलेज के पैसिव रिसीवर नहीं है। आज के विद्यार्थी केवल नॉलेज के पैसिव रिसीवर नहीं हैं, वे आइडियाज, रिसर्च, इनोवेशन के को क्रिएटर्स हैं। और इसलिए मैं भारत की इस युवा पीढ़ी को वह ताकत देनी है जो एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम कर सके। साथियों, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2030 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाए। और इस गति को बनाए रखने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में संस्कारित व्यक्तियों की आवश्यकता है और इसमें विश्वविद्यालयों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद जैसी प्रतिभा और क्षमता कम लोगों में होती है। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारे देश की युवा शक्ति एक साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। और इसी आशा और विश्वास के साथ जब आप विश्वविद्यालयों से निकलकर समाज में काम करेंगे तो आपकी आंखों में यही एक सपना पल रहा होगा कि हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, जो धनवान भी हो, ऐसा भारत जो धनवान भी हो, शक्तिमान भी हो और ज्ञानवान भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये विद्यालय के मैनेजमेंट और विद्यालय के वाइस चांसलर, विद्यालय के सभी शिक्षकों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और सभी बच्चों को अपनी तरफ से बड़ा हूं आयु में, इसलिए आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारत फार्माकोपिया के 10वें संस्करण को जारी किया। यह भारत में औषधियों के लिए आधिकारिक मानक पुस्तक है और देश के फार्मास्यूटिकल नियामक ढांचे की आधारशिला है। केंद्रीय मंत्री ने इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के तहत भारत के फार्माको विजिलेंस कार्यक्रम की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के फार्माको विजिलेंस डेटाबेस में योगदान के मामले में भारत 2009-2014 के दौरान 123वें स्थान पर था, जो 2025 में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको इस बात के लिए भी शुभकामना देता हूं कि फार्माकोपिया कमीशन ने 17 साल पूरे कर लिए हैं। फार्माकोपिया का जो 10th एडिशन है उसको भी आज हमने रिलीज किया है और वो आज भारत के लिए और दुनिया के लिए एक तरीके से वरदान भी सिद्ध होगा और फार्माकोपिया की दुनिया में वह एक अपना स्थान बनाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ क्वालिटी में बेंचमार्क स्थापित करने का जो रेगुलेटरी सिस्टम को ने लागू करना है, उसको जो बेंचमार्क्स देने का काम किया है वो फार्माकोपिया कमीशन ने किया है। इसलिए उसके माध्यम से क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, इन सब चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देने का काम फार्माकोपिया कमीशन ने किया है। और मैं ये कह सकता हूँ इस 17 साल की यात्रा में एक बहुत छोटी अवधि में एक बहुत लंबी यात्रा फार्माकोपिया कमीशन ने की है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के इस एडिशन में 121 नए मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं। कुल मिलाकर के 3,340 मोनोग्राफ्स हमारे फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से जुड़े हैं
और उसी तरीके से इसमें जो पब्लिक की हेल्थ नीड्स हैं और जो हमारे एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी के, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जो भारत का जो रोल, एक्सपैंडिंग रोल है दुनिया में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हम ध्यान में रखते हुए, ये फार्माकोपिया कमीशन के जो ये 10th एडिशन है, इसने इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो नए मोनोग्राफ्स हैं, इसका बहुत सीधा लाभ भारत को जो मिलने वाला है, वो जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें यह बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उसके दृष्टि से इस 10th एडिशन में ध्यान दिया गया है कि जो एडवांसेस हुई हैं या एडवांसेस होने वाली हैं, उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, उसका भी विशेष करके ध्यान दिया गया है। वैसे ही एनीमिया मुक्त भारत और जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये तीनों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है, और इसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। इस एडिशन में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि ये एडिशन अपने मोनोग्राफ्स में ब्लड कंपोनेंट को जोड़ता है, जो अपने आप में अगर हम कहें तो ये ब्लड कंपोनेंट ये दुनिया में पहला प्रयोग है जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने अपने 10th एडिशन में किया है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। आपका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिन क्वालिटी पर, पेशेंट सेफ्टी पर। आपका जो हार्ड वर्क रहा है उसको एकेडमिया भी उसका लोहा मानता है और फार्मास्यूटिकल्स के लीडर्स भी मानते हैं, और इसलिए मैंने जो कहा कि बहुत छोटे समय में एक लंबी यात्रा आपने की है, इसके लिए आपको विशेष करके बधाई। और अगर मैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की दृष्टि से कहूँ तो बार बार रघुवंशी जी और कलई सिल्वन जी कैबिनेट के लिए एजेंडा ले आते हैं, जिसमें हम किसी न किसी देश को फार्माकोपिया कमीशन, कोई देश हमारे फार्माकोपिया कमीशन को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, और आज बहुत छोटी अवधि में 19 कंट्रीज़ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को जोड़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। उसी तरीके से हमारा जो रोबस्टनेस है, जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम फ्रेमवर्क को मजबूती देता है, उसमें भी फार्माकोपिया कमीशन ने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, जो बेंचमार्क सेट किए हैं, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ के रेगुलेटरी सिस्टम्स को मजबूती प्रदान करने के लिए पॉलिटिकल विल में कोई कमी नहीं दिखाई है, बल्कि हमने विजनरी अप्रोच लेकर के ग्लोबली अपने आप को स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए हम इस समय का सदुपयोग करते हुए हमको अपने रेगुलेटरी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन भी करना है, कंप्लायंसेस को बढ़ाना भी है, और हमको लोकली भी चीज़ों को, चैलेंजेस को मीट करना है, साथ में हमको इंटरनेशनली भी अपने आप को स्थापित करना है। इस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं। आज 17th फाउंडेशन डे के कंप्लीट होने पर और 18th ईयर में प्रवेश करने पर हम सब लोग संकल्प लें कि जहां हम 10th एडिशन के साथ आज समर्पित हो रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं, वहीं अपने मिशन में हम इसी तीव्र गति के साथ चलते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज दंतेवाड़ा का दौरा किया और बस्तर पंडूम 2026 के भव्य आयोजन की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पंडूम का लोगो, थीम सॉन्ग और आधिकारिक वेबसाइट का विमोचन किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी उपस्थित क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे भाजपा की सरकार में एक आदिवासी बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के डर से मुक्त होकर विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं और माता दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि हम लोग का ये साल मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। मैं भी जनजाति आदिवासी समाज से हूं, जसपुर जिला से हूं।
और हम लोग का आदिवासी समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। देश की आजादी की लड़ाई तो 1857 में मुख्य रूप से शुरू हुई, लेकिन उसके पहले हमारे जनजाति समाज के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। पहली बार आज 12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में हमारे आदिवासी समाज की है। आज उनका विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हुआ है। हमारे प्रदेश सरकार का जो बजट है उसके बराबर बजट सिर्फ एक विभाग में भारत सरकार का है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है और आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस विभाग से मतलब विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आज एक आदिवासी के बेटा को, एक गांव के किसान के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के, और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबका विकास करने का काम कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो हमारा ये छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है। वन संपदा आपके बस्तर क्षेत्र में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी थी और उसका एक कारण, एक कलंक, एक बहुत बड़ा ये नक्सलवाद था। आज बस्तर की अगर बात हम करना चाहें तो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा कि केरल प्रांत से भी बड़ा। आज ये अलग अलग जिलों में बढ़ गया, लेकिन जब एक साथ जिला था बस्तर जिला तो हमारा केरल प्रांत से भी बड़ा ही जिला था। तो ये धरती का स्वर्ग है, लेकिन ये नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था ये क्षेत्र। तो जब हमको मुख्यमंत्री बनाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिम्मा दिया कि ये सबको ठीक करना है, हम लोग विकास करेंगे। और बस्तर ओलंपिक के समापन में आप लोग शामिल हुए होंगे, तो हमारे देश के गृह मंत्री जी ये कह के गए हैं हम लोगों को कि अब नक्सलवाद तो समाप्त होगा ही, लेकिन हम लोगों को उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा। और आने वाले 2030 तक उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया देने की बात की है। 1.25 लाख करोड़, कितना? 1.25 लाख करोड़। इस क्षेत्र में हर परिवार का पक्का का मकान होगा, हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, हर घर का आयुष्मान कार्ड होगा, हर परिवार का राशन कार्ड होगा, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, अच्छे स्कूल खुलेंगे। ये सब आने वाले वर्षों में होगा। आप लोगों को किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज इतने वर्षों में विकास जो इस क्षेत्र में रुका रहा, वो सारा विकास का काम हम लोग बहुत तेजी के साथ पूरा दौड़ करके हम लोग इस क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पंडुम में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया वो आ जाएं। समापन में हमारे गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी वो तो आएंगे ही। तो आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब लोग मिलकर इस बस्तर पंडुम को सफल करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम